नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। हिमाचल प्रदेश के पौंग बांध क्षेत्र के आसपास बड़ी तादाद में विदेशी परिंदों की मौत हो रही है। भोपाल से आई रिपोर्ट के मुताबिक ये मौतें विदेशी पक्षियों में फ्लू की बीमारी, जिसे एशियन एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 कहते हैं, उससे हो रही है। अब तक पौंग बांध के आसपास 2300 विदेशी पक्षियों की मौत हो चुकी है। कांगड़ा प्रशासन ने इस फ्लू की आशंका के तहत पिछले हफ्ते से ही अलर्ट जारी कर रखा है। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने बताया है कि पौंग डैम के 1 किलोमीटर एरिया को रेड जोन घोषित किया गया है और आगे के 9 किलोमीटर के इलाके को सर्विलांस जोन बनाया गया है। सोमवार को इसी बाबत संबंधित विभागों ने बैठक कर आगामी रणनीति तैयार की। डीसी ने कहा है कि आने वाले समय में फ्लू को रोकने के प्रयास किए जाएंगे ताकि पक्षियों की स्थानीय प्रजातियों में ये ना फैलने पाए। डीसी ने कहा कि मानव जाति के लिए भी ये फ्लू घातक साबित हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में कोविड का समय चल रहा है और फ्लू के लक्षण भी कोविड की तरह ही होते हैं और ऐसे में लोगों को हमें सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। वर्तमान में सबसे जरूरी है एहतियात बरतना। कोविड काल में फ्लू की मार पड़ती है तो ये डबल मार जैसी हो जाएगी, इसलिए आम जनता से ये बार बार अपील की जा रही है कि वो सतर्कता बरतें। सभी संबंधित विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। फिलहाल इंदौरा, फतेहपुर, ज्वाली और देहरा में चिकन, मछली, अंडों की सेल और एक्सपोर्ट को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। इस बाबत संबंधित उपमंडलों में ऐसी दुकानें सोमवार से ही बंद कर दी गई हैं। पौंग डैम में पर्यटन और अन्य गतिविधियों को 3 दिन पहले स्थगित किया जा चुका है। डीसी कांगड़ा ने कहा है कि बर्ड फ्लू के फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है और ऐसे में लोग अपने मवेशियों को चराने के लिए पौंग डैम की तरफ ना जाएं, क्योंकि खतरा कोविड का पहले से ही बना हुआ है। आम जनता से यही अपील है कि जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उन्हें अपनाने में पूरी तन्मयता दिखाएं। इस बर्ड फ्लू की बीमारी से खुद को सुरक्षित रखने के लिए आम जनता से कई प्रिकॉशनरी स्टेप्स अपनाने की अपील की गई है। चलिए दर्शकों को ये बताते हैं कि ये स्टेप्स क्या हैं जिन्हें अपनाकर आप खुद का बचाव कर सकते हैं। तो पहले, पशुओं के पास जाने से पहले आप रबड़ के दस्ताने जरूर पहने, साथ ही साथ ऐसे कपड़े पहने जिन्हें डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। इस दौरान अपनी आंखों पर एक शील्ड या चश्मा जरूर पहने, चेहरे पर भी शील्ड मास्क लगाएं, हाथ अच्छी तरह से साबुन से धोएं और पशुओं के साथ काम करते वक्त कुछ न खाएं और ना ही कुछ पिए, ना ही धूम्रपान करें। जी, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह वशिष्ठ हूँ और रोग व्यापक प्रयोगशाला शिमला में कार्यरत हूँ और मैं एक नेशनल कंसल्टेंट भी हूँ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस का बर्ड फ्लू ऑपरेशंस के लिए। जी, एक ये इमरजेंट मीटिंग डीसी साहब द्वारा कांगड़ा के आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न विभाग, जिसमें वाइल्ड लाइफ और एनिमल हस्बेंड्री एंड हेल्थ डिपार्टमेंट्स के स्पेशलिस्ट आए थे। अभी 1 जनवरी 2021 को एक अलर्ट जारी किया है डिप्टी कमिश्नर महोदय द्वारा, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग सस्पिशन ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा, जो कि बर्ड फ्लू एक्शन प्लान 2015 भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, उसके चैप्टर 2 जो बताता है कि सस्पिशन ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा में आपको ये रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करनी है। तो इमीडिएटली 10 किलोमीटर का एरिया जो है वो कंट्रोल्ड एरिया या इन्फेक्टेड एरिया 1 किलोमीटर और 1 से 10 किलोमीटर सर्विलेंस जोन का एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है। और आज उपायुक्त महोदय द्वारा रिस्ट्रिक्शन ऑफ पोल्ट्री, जिसमें कि चिकन, एग्स और फिश को सेल एंड मूवमेंट को बैन कर दिया गया है। जी, मैं ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी ये प्रवासी पक्षियों में है, तो जो हैंडलर्स, डायरेक्ट हैंडलर्स हैं, वो ज़्यादा इससे प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर प्रिकॉशन लिए जाए, पीपीई किट पहनी जाए, तो इतना कम्युनिकेबल नहीं रहेगा। अभी तक हमारे 1 किलोमीटर जोन में कोई ऐसी पोल्ट्री पॉपुलेशन, मुर्गियों में इसकी वो उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हुई है। हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कंटिन्यूस सर्विलेंस कर रहा है और इसी 10 किलोमीटर जोन में सभी हमारे पशुपालक भाइयों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि अभी कोई घबराने की इससे ज़रूरत नहीं है। जी, फिशरीज़ जैसे मैंने बताया कि डीसी साहब ने ऑलरेडी बैन कर रखी है, सो फिशरीज़, टूरिस्ट मूवमेंट, व्हीकल मूवमेंट विद इन दैट 1 किलोमीटर एरिया वो बैन कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स पिछले 1 हफ्ते में मरे हैं पौंग डैम जो एरिया उसके आसपास। कल तक की जो हमारे पास सूचना थी, लगभग 1700 के आसपास बर्ड्स मरी हैं और जो प्रारंभिक रिपोर्ट हमको जालंधर से और पालमपुर से आई है, उसके हिसाब से ये फ्लू है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो भोपाल से फाइनल रिपोर्ट आनी है, जो टाइपिंग की रिपोर्ट आनी है कि किस प्रकार का फ्लू है ये,
उसमें एवियन फ्लू जो बर्ड फ्लू बोलते हैं उसकी होने की संभावना बहुत हाई है। और इसी को लेकर पिछले 2-3 दिनों से प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था। और जो पोंग डैम का पेरिफेरी है 1 किलोमीटर का एरिया अलर्ट जोन बनाया गया है और अगला जो 9 किलोमीटर है उसको सर्विलेंस जोन बनाया गया है। आज उसी संबंध में ये बैठक हुई थी और सभी डिपार्टमेंट जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, वाइल्ड लाइफ हो जाए, वाइल्ड लाइफ के अलावा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, लोकल प्रशासन है, उनके साथ आज बैठक की गई है और आगे की जो रणनीति है वो तैयार की गई है। आने वाले समय में हमारी कोशिश होगी कि ये जो स्प्रेड है उसको कैसे रोका जाए और जो हमारा नॉर्मल पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में ये ना जाए, उसके लिए जो भी यथासंभव प्रयास किए जाने होंगे वो किए जाएंगे। और साथ ही साथ आज ये भी निर्णय लिया गया है कि जो पोल्ट्री है, फिश है, एग है, इन सब का जो सेल है और एक्सपोर्ट है, ये 4 जो सब डिविजन्स हैं हमारे, इंदौरा, फतेहपुर, ज्वाली और देहरा, टोटली बैन कर दिया गया है। और अब आज से जो दुकानें होंगी ऐसी जहाँ पे चिकन का मीट मिलता हो, अंडे मिलते हों, उस प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। इससे पहले ही 3 दिन पहले ही जब हमने फैसला लिया था, तो जितनी भी टूरिस्ट एक्टिविटीज़ है, जो और अन्य एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं हैं, उन सबको भी पोंग डैम में अभी स्थगित कर दिया गया है। हमारी कोशिश है और आपके माध्यम से हम लोगों को भी अपील करते हैं कि अपने जो कैटल्स हैं उनको पोंग डैम की तरफ अभी चराने के लिए न ले जाएं, चाहे गाय भैंस हो, किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी के लिए पोंग डैम एरिया की तरफ न जाएं, क्योंकि इसका जो बर्ड फ्लू है उसको फैलने का खतरा बना हुआ है। और ऑलरेडी हम कोविड के समय में कोविड से हम जूझ रहे हैं और ऊपर से अगर इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो और भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से वहाँ जितने भी लोग रहते हैं उन सभी लोगों से अपील करता हूँ कि जो गवर्नमेंट द्वारा इंस्ट्रक्शंस जारी किए जा रहे हैं उनको पूरी तरह से फॉलो करें और अपने आप को और हम सबको बचाने में मदद करें। वहीं हरियाणा के पंचकुला जिले के बरवाला में भी 1 लाख पोल्ट्री बर्ड्स की मौत हो गई है। इन घटनाओं को देखते हुए पूरे देश में चिड़ियाघरों को अलर्ट कर दिया गया है। पंचकुला के रायपुरानी बरवाला में स्थित पोल्ट्री फार्म्स में 1 लाख से ज्यादा मुर्गियों की मौत के बाद से इलाके में डर का माहौल है। पशुपालन विभाग द्वारा दूसरी मरी हुई मुर्गियों के सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। पंचकुला के उपायुक्त मुकेश आहूजा ने बताया है कि अभी मुर्गियों की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन बर्ड फ्लू की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। मरी हुई मुर्गियों के सैंपल डॉक्टर कोमल पशु चिकित्सक DDLA लैब पंचकुला की देखरेख में इकट्ठा किए गए हैं। सभी सैंपल्स को विभिन्न लैब में जांच के लिए भेजा जा चुका है। उपायुक्त पंचकुला मुकेश आहूजा ने कहा है कि अब प्राकृतिक मौत के चलते मुर्गियों के सैंपल जालंधर लैब भी भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट बुधवार शाम तक आने की उम्मीद है। अनयूजुअल मोर्टेलिटी की तो रिपोर्टिंग है ही, उसके बाद यहाँ से सैंपल कलेक्ट किए गए। सैंपल जालंधर में जो लेबोरेटरी है, भोपाल की मेन लैब का रीजनल सेंटर है, वहाँ सैंपल्स भेजे हैं। तो सैंपल्स की अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, उसकी रीसैम्पलिंग आज की जा रही है। इस रीसैम्पलिंग की रिपोर्ट के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी वही कन्फर्म मानी जाएगी। तो संख्या कितनी मानी जा रही है अभी तक जो हमारे पास जो फिगर आई है टेंटेटिव, वो 1 लाख से ऊपर की है, क्योंकि ये पिछले कई दिनों से अनयूजुअल मोर्टेलिटी हो रही है। तो बर्ड फ्लू भी माना जा सकता है, क्योंकि इस तरह से बिना रिपोर्ट के कुछ नहीं कहा जा सकता। अन्य जगहों से सर खबरें आ रही हैं इस तरह से, कोई लोगों को अलर्ट कर रहे हैं इसको लेकर, या पोल्ट्री जो फार्म नहीं, अभी बिना रिपोर्ट के कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। जब कोई रिपोर्ट कन्फर्मेटरी रिपोर्ट आएगी तभी कोई स्टेप लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक बड़ी राहत देते हुए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी आपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसले के दौरान कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण मंजूरी सही तरीके से दी गई और लैंड यूज में बदलाव का नोटिफिकेशन भी कानून के अंतर्गत ही किया गया था। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य शुरू करने से पहले हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी, जिसे पुरातत्व संरक्षण समिति भी कहते हैं, उसकी मंजूरी लेनी जरूरी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर स्मॉग टावर लगाने और एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल करने का भी सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई कर रहे 3 जजों जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। हालांकि 3 जजों में से एक जस्टिस संजीव खन्ना को लैंड यूज में बदलाव और पर्यावरण मंजूरी के फैसले पर आपत्ति थी। कोर्ट ने बीते साल
5 नवंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि 7 दिसंबर को केंद्र सरकार की अपील पर कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के भूमि पूजन की इजाजत दे दी थी। केंद्र सरकार ने इसके लिए कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि आपत्ति याचिकाओं पर फैसला आने तक कोई भी कंस्ट्रक्शन, तोड़फोड़ या पेड़ काटने का काम नहीं किया जाएगा। इसके बाद 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। केंद्र सरकार के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने ये शिकायत दी थी कि प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण मंजूरी गलत तरीके से दी गई, कंसल्टेंट चुनने में भेदभाव किया गया और जमीन के इस्तेमाल में बदलाव की मंजूरी भी गलत तरीके से मिली है। विपक्ष ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। सेंट्रल विस्टा मामले में विपक्ष का आरोप है कि बजट की कमी के चलते राज्यों को जीएसटी का बकाया पैसा नहीं मिला। स्वास्थ्य बजट में 15% की कटौती की गई। इसके अलावा कई तरह की कटौतियां की गई। इसके बावजूद सरकार अपने लिए महल खड़ा कर रही है। जिन लोगों को अभी ये जानकारी नहीं है कि असल में ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या, उनको बता देते हैं कि सेंट्रल विस्टा परियोजना का ऐलान 2019 के सितंबर महीने में किया गया था। इस प्रोजेक्ट में संसद की नई तिकोनी इमारत का निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक साथ लोकसभा और राज्यसभा के 900 से 1200 सांसद बैठ पाएंगे। इसका निर्माण 75वें स्वतंत्रता दिवस अगस्त 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि केंद्रीय सचिवालय का निर्माण 2024 तक पूरा करने की योजना है। राष्ट्रपति भवन और मौजूदा संसद भवन, इंडिया गेट और राष्ट्रीय अभिलेखागार की इमारत को वैसा ही रखा जाएगा। सेंट्रल विस्टा के मास्टर प्लान के मुताबिक पुराने गोलाकार संसद भवन के सामने गांधी जी की प्रतिमा के पीछे नया तिकोना संसद भवन बनाया जाएगा। ये 13 एकड़ जमीन पर बनेगा। इस जमीन पर अभी पार्क, अस्थायी निर्माण और पार्किंग है। नए संसद भवन में दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक एक इमारत होगी, लेकिन सेंट्रल हॉल नहीं बनेगा। पूरा प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। पिछले साल मार्च में केंद्र ने संसद में कहा था कि पुरानी बिल्डिंग ओवर यूटिलाइज्ड हो चुकी है और खराब हो रही है। साथ ही 2026 में लोकसभा सीटों का नए सिरे से परिसीमन का काम पूर्व निर्धारित है। इसके बाद सदन में सांसदों की संख्या बढ़ सकती है। बढ़े हुए सांसदों के बैठने के लिए पुरानी बिल्डिंग में पर्याप्त जगह नहीं है। इसके अलावा संविधान के आर्टिकल 81 में हर जनगणना के बाद सीटों का परिसीमन मौजूदा आबादी के हिसाब से करने का नियम था, लेकिन 1971 के बाद से नहीं हुआ। 2021 में इस बिल्डिंग को बने हुए 100 साल पूरे होने वाले हैं। अब सवाल ये भी है कि मौजूदा संसद भवन का क्या होगा। तो चलिए बता देते हैं कि सरकार का प्लान क्या है। मौजूदा संसद भवन का इस्तेमाल भी जारी रहेगा। इसका उपयोग संसदीय आयोजनों के लिए किया जाएगा। साथ ही इसका इस्तेमाल एक म्यूजियम के तौर पर भी किए जाने का विचार किया जा रहा है।